तो इसके पहले भी हम लोग जैव अणु पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखे थे। उसी पाठ से कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर बताया जा रहा है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, पेप्टाइड बंध से क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। हम लोग जानते हैं कि एमिनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। तो एमिनो अम्ल के जब कई अणु आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसमें पूछ रहा है पेप्टाइड बंध क्या है। तो जब एमिनो अम्ल के दो अणुओं के, देखिए हम लोग जानते हैं कि एमिनो अम्ल में दो क्रियात्मक समूह होते हैं, एक आपका कार्बोक्सिलिक समूह, दूसरा आपका NH2 समूह। तो जब एमिनो अम्ल के दो अणुओं का, उसमें से एक अणु का जो कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे एमिनो अम्ल का NH2 समूह जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसमें जल का एक अणु निकल जाता है और CONH बॉन्ड, जिसको कहते हैं एमाइड बंध, का निर्माण होता है। इसी एमाइड बंध को ही हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिएगा एमिनो अम्ल का एक उदाहरण है NH2 CH2 COOH ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक प्रकार का एमिनो अम्ल होता है जिसमें देखिए एक NH2 समूह है, दूसरा COOH समूह है। तो एक अणु आपका ग्लाइसिन का ये है, दूसरा अणु आपका ग्लाइसिन का ये है। तो एक का देखिए COOH समूह कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे का NH2 समूह एमिनो समूह। तो इसमें से देखिए हाइड्रोजन और यहाँ से OH आपस में मिल करके जल यहाँ से निकल जाता है और CO और NH के बीच में बॉन्ड बन जाता है। जो CO और NH के बीच में बॉन्ड बनता है इसी को कहते हैं हम एमाइड बंध या पेप्टाइड बंध। तो देखिए H2O निकल गया और फिर ये चीज़ आपका बना NH2 CH2 CO, देखिए फिर यहाँ से NH और CH2 COOH। तो यहाँ से जो CO और NH बॉन्ड जो बना है, इसी बॉन्ड को कहते हैं हम, इसी बंध को हम पेप्टाइड बंध कहते हैं या इसको एमाइड बंध भी कहते हैं। मतलब एमाइड बंध कब बनता है या पेप्टाइड बंध कब बनता है, जब एक अणु का COOH समूह और दूसरे अणु का NH2 समूह आपस में विक्रिया करते हैं तो जो बंध बनता है उसी को कहते हैं पेप्टाइड बंध। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है पॉलीपेप्टाइड से आप क्या समझते हैं। तो अभी कहा गया कि जैसे इस पहले वाले उदाहरण में कि जब एमिनो अम्ल के दो अणु आपस में जुड़ते हैं तो जो बनता है इसी को कहते हैं पेप्टाइड। ये जो यौगिक बना उसको कहेंगे पेप्टाइड। अगर दो अणु जुड़ते हैं तो इसको कहते हैं डाइपेप्टाइड, तीन अणु जुड़ते हैं तो ट्राइपेप्टाइड, चार जुड़ते हैं तो टेट्रापेप्टाइड और 10 से जब अधिक हो जाते हैं एमिनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं तो जो हमें अणु प्राप्त होता है उसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो देखिए जब एमिनो अम्ल के 10 से अधिक अणु परस्पर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो प्राप्त उत्पाद को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अभी बताया गया कि जब एमिनो अम्ल के दो अणु जुड़ेंगे तो उसे हम डाइपेप्टाइड कहेंगे, जब तीन जुड़ करके जो यौगिक बनाएंगे उसको हम ट्राइपेप्टाइड कहेंगे। इसी प्रकार से टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड इत्यादि होते हैं। तो इसी प्रकार से पॉलीपेप्टाइड क्या है, जब एमिनो अम्ल के 10 अणु आपस में जुड़ करके जब बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो उस बड़े अणु को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। और भी देखेंगे प्रश्न आगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमिनो अम्ल किसे कहते हैं। एमिनो अम्ल का वर्गीकरण कीजिए। तो अभी कहा गया कि ऐसे यौगिक जिनमें COOH माने कार्बोक्सिलिक समूह और NH2 समूह उपस्थित होता है, दोनों उपस्थित होते हैं, ऐसे यौगिक को कहते हैं एमिनो अम्ल। जैसे उदाहरण के लिए ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ये बहुत से आपके एमिनो अम्ल के उदाहरण आपको मिलेंगे। इसमें COOH और NH2 समूह दोनों होते हैं तो उसको कहते हैं हम एमिनो अम्ल। अब एमिनो अम्ल का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है, एक तो आवश्यकता के आधार पर और दूसरा है आपका प्रकृति के आधार पर। तो आवश्यकता के आधार पर एमिनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। हम लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से 20 एमिनो अम्ल होते हैं, उसमें से 10 एमिनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर ही हो जाता है, उसके लिए अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। और 10 ऐसे होते हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता, उसको हम भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं।
तो ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है उसे हम कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। इनको हम भोजन के माध्यम से ये हमें प्राप्त होते हैं, जैसे लाइसिन, ल्यूसिन, और ये जो आवश्यक अमीनो अम्ल है इनकी संख्या 10 होती है। इनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता, ये भोजन के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल, ये जो अमीनो अम्ल होते हैं इनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर ही होता है, इसके लिए अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे अमीनो अम्ल को कहते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल, जैसे उदाहरण के लिए ग्लाइसिन, ग्लूटामिक अम्ल आदि। अगला है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। अभी कहा गया कि एमिनो अम्ल में मुख्य रूप से 2 क्रियात्मक समूह होते हैं, NH2 समूह और COOH समूह। तो जब एमिनो अम्ल में एक मान NH2 समूह और COOH समूह अगर बराबर संख्या में है, दोनों क्रियात्मक समूह बराबर मात्रा में है, जितना COOH समूह है उतना ही अगर NH2 समूह है तो उसे हम कहते हैं उदासीन एमिनो अम्ल। उदाहरण के लिए ग्लाइसिन, एलानिन। और जब किसी एमिनो अम्ल में COOH समूह की संख्या NH2 समूह की संख्या से अधिक होगी तो उसे हम कहेंगे अम्लीय एमिनो अम्ल, जैसे ग्लूटामिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल। और जब NH2 की संख्या एमिनो अम्ल में अगर NH2 की संख्या COOH समूह की संख्या से अधिक है तो उसे हम कहते हैं क्षारीय एमिनो अम्ल, जैसे लाइसिन, हिस्टिडीन, ये सब क्षारीय एमिनो अम्ल के उदाहरण हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख करके बढ़िया से तैयारी कर लेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।